आप सभी का एक बार फिर से मेरे यानी अभय प्रताप सिंह की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान के पहले अध्याय भौतिक जगत पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। 5 बातें हो चुकी हैं जिनकी परिभाषाओं को हम फिर से याद करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्रम से मैं 5 परिभाषाएं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हेडिंग भौतिक विज्ञान, यही पढ़ना है। तो सबसे पहले जानिए भौतिक विज्ञान क्या है। क्या बताया गया था, ध्यान में है कि नहीं? लिखवाया नहीं है अभी, लेकिन लिखवाऊंगा। व्यवस्थित लिखेंगे भी हम लोग, लेकिन पिछले वीडियोस में 2 वीडियो बन चुके हैं, तो उसमें मैंने हर बार आपको भौतिक विज्ञान की परिभाषा बताई। अब मैं क्रम से आपको बता रहा हूँ। भौतिक विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति में हो रही घटनाओं, उनके कारणों तथा उनके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाती है। पहली बात हो गई। दूसरी बात जो मैंने आपको बताई थी, भौतिक जगत क्या है? इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कुछ भी हमें दृष्टिगोचर होता है अथवा जिसका इंद्रियों द्वारा अनुभव किया जाता है, उसकी समष्टि का नाम ही भौतिक जगत है। ठीक। तीसरी बात क्या बताई थी? भौतिक जगत के तत्व। पहली परिभाषा भौतिक विज्ञान, दूसरी परिभाषा भौतिक जगत, तीसरी परिभाषा भौतिक जगत के तत्व। कितने तत्व होते हैं? तो संपूर्ण भौतिक जगत का निर्माण 2 प्रकार के तत्वों से हुआ है। संपूर्ण भौतिक जगत का निर्माण 2 प्रकार के तत्वों से हुआ है, द्रव्य, ऊर्जा। अब ये द्रव्य क्या और ये ऊर्जा क्या? द्रव्य किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं द्रव्य कहलाती हैं। वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं द्रव्य कहलाती हैं। वे वस्तुएं जो स्थान नहीं घेरती हैं ऊर्जा कहलाती हैं। 5वीं बात क्या बताई थी आपको? 5वीं बात मैंने आपको बताई थी द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। मैंने कहा था, आइंस्टीन ने बताया कि द्रव्यमान और ऊर्जा 2 अलग अलग वस्तुएं नहीं हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अर्थात द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। उन्होंने इस तथ्य को, कौन सा तथ्य? द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है, ये उनका नियम था। उन्होंने इस तथ्य को एक समीकरण द्वारा व्यक्त किया, है ना? उस समीकरण कौन सा था? कौन कौन सी राशियां उस समीकरण में? तो वह समीकरण E बराबर mc² है। E बराबर mc²। E क्या है? एनर्जी, ऊर्जा। M क्या है? मास, द्रव्यमान। C क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल, जिसका मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो सूत्र क्या, समीकरण क्या? E बराबर mc²। इस समीकरण का नाम क्या है? द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। 5 चीजें, भौतिक विज्ञान, भौतिक जगत, भौतिक जगत के तत्व में 2 चीजें, द्रव्य, ऊर्जा, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। तो अब तक की सभी बातें क्लियर हो गई आपको। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा जल्दी करें। अब बात बढ़ेगी भौतिक विज्ञान के क्षेत्र। भौतिक विज्ञान में हमको किन किन क्षेत्रों के बारे में पढ़ना है, कहाँ कहाँ भौतिक विज्ञान मुख्य रूप से उपस्थित है, ये हमको जानना समझना है। ठीक है। मैंने भौतिक विज्ञान के 4 हिस्से लगा रखे हैं। 4 हिस्से 11 में हैं और मेरे हिसाब से 4 हिस्से 12 में। क्या केवल 8 हिस्से होते हैं भौतिक विज्ञान के? नहीं, बहुत ज़्यादा भी हैं, लेकिन चूंकि हम इंटरमीडिएट में हैं तो मैं 11 और 12 को लेकर ही चलूँगा। तो भौतिक विज्ञान के कुल कितने क्षेत्र हम लेकर चलेंगे? 8 क्षेत्र। 4 11 में आपको पढ़ाए जाएंगे और 4 12 में।
कौन से चार 11 में हैं उनको जान लीजिए, फिर 12 की चर्चा कर देता हूँ, क्योंकि विज्ञान के क्षेत्र तो यहीं पढ़ना है, उन क्षेत्रों को वहाँ पढ़ना है, लेकिन उन क्षेत्रों की जानकारी यहाँ होनी चाहिए। तो कौन कौन से क्षेत्र हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले कक्षा 11 में जो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र हैं, नंबर 1 उसको कहते हैं यांत्रिकी। यांत्रिकी, ठीक है। पहला क्या, यांत्रिकी। दूसरा क्या, द्रव स्थैतिकी व द्रव गतिकी। पहला क्या बताया, यांत्रिकी। दूसरा क्या बताया, द्रव स्थैतिकी व द्रव गतिकी। तीसरा क्या है, तीसरा है ऊष्मागतिकी। और चौथा क्या है, तरंगिकी। तरंगिकी, तरंगिकी, ठीक है। अब इन चारों के बारे में जान लीजिए, फिर अगले चार। तो कक्षा 11 में कौन कौन से चार हैं, यांत्रिकी, द्रव स्थैतिकी व द्रव गतिकी, ऊष्मागतिकी, तरंग गतिकी, ठीक है। चलिए अब एक एक के बारे में जानिए। यांत्रिकी क्या है, तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें बलों के कारणों, उसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग यांत्रिकी कहते हैं। यांत्रिकी क्या है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें बल के कारणों, प्रभावों तथा उपयोगों का अध्ययन किया जाता है ना। इसके अंतर्गत आप बल पढ़ेंगे, गति पढ़ेंगे, गति के नियम, है ना, जितने भी प्रकार की गतियां होती वो सब आप पढ़ेंगे। अब कक्षा 11 का फर्स्ट जो हाफ बना हुआ है, आधा हिस्सा यांत्रिकी ने कवर किया हुआ है, ठीक है। तो पहला है यांत्रिकी, इसका नाम ही है यांत्रिकी, मतलब यंत्रों के बारे में। यंत्र किन सिद्धांतों पर काम करेंगे, किन बलों के अंतर्गत काम करेंगे, उनकी गति कैसे होगी, उस गति का नियम क्या होगा, प्रकार क्या होगा, वो सब यांत्रिकी में पढ़ना है। तो यांत्रिकी में हम मूल रूप से क्या पढ़ते हैं, बल, उसके कारण तथा उसके प्रभाव का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, भौतिक विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, उसे यांत्रिकी कहते हैं। एक खत्म हो गया। अगला क्या था, दूसरा नंबर, द्रव स्थैतिकी व द्रव गतिकी। स्थिर द्रव क्या कर सकता है, स्थिर द्रव की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, और जब द्रव गतिमान रहता है तो उस बहते हुए द्रव में, बहते हुए जल में कौन सी ऊर्जा है, उस ऊर्जा का हमारे लिए क्या उपयोग है, ये हम लोग पढ़ते हैं द्रव स्थैतिकी में। स्थिर द्रव और गतिमान द्रव के बारे में जो कुछ भी अध्ययन किया जाएगा, उनका वेग क्या है, उनके वेग के कारण ऊर्जा क्या है, उनसे क्या क्या हो सकता है, कौन कौन से उपयोग हो सकते हैं, ये सब हम लोग पढ़ते हैं द्रव स्थैतिकी व द्रव गतिकी। तो यंत्रों के बारे में अध्ययन यांत्रिकी कहलाता है। अब यंत्रों के बारे में मतलब क्या, यंत्र में गति कैसी है, किस प्रकार की है, वह किन बलों के अधीन कार्य कर रहा है, उसकी कार्य क्षमता क्या है, उसकी ऊर्जा क्या है, वह कितनी क्षमता का उपयोग कर रहा है, ये सब यंत्र के बारे में जो भी अध्ययन है वो यांत्रिकी में। स्थिर द्रव और गतिमान द्रव के बारे में जो अध्ययन है वह द्रव स्थैतिकी व द्रव गतिकी। तीसरा क्या बताया था, ऊष्मागतिकी। तो ऊष्मा से संबंधित सभी तथ्य ऊष्मागतिकी के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। तो ऊष्मागतिकी में क्या पढ़ना, ऊष्मा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य
ऊष्मागतिकी के अंतर्गत पढ़ना है। तरंगों के बारे में अध्ययन किसमें किया जाएगा? तरंगिकी में। तो समझ में आ गई बात। 4 भाग हैं, शुरुआत में 4 क्षेत्र। कौन कौन से? यंत्रों के बारे में अध्ययन किया जाएगा, तो यंत्र की। स्थिर द्रव और गतिमान द्रव के बारे में अध्ययन किया जाएगा, तो द्रव स्थितिकी व द्रवगतिकी। और ऊष्मा के बारे में अध्ययन करेंगे, ऊष्मागतिकी। तरंगों के बारे में अध्ययन करेंगे, तरंगिकी। तो 4 हो गए। 4 और भी हैं जो 12 में पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिए। सबसे पहला है विद्युतिकी। सबसे पहला क्या है? विद्युतिकी। दूसरा क्या है? प्रकाशिकी। पहला क्या? विद्युतिकी, प्रकाशिकी। और तीसरा क्या? परमाणु भौतिकी। परमाणु भौतिकी। और चौथा क्या? नाभिकीय भौतिकी। सबसे पहला क्या बताया? विद्युतिकी। तो स्थिर आवेश और गतिमान आवेश के बारे में, किसके बारे में? स्थिर आवेश और गतिमान आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग। किसमें? विद्युतिकी में। तो क्या परिभाषा बनाएंगे विद्युतिकी की? भौतिक विज्ञान की वह शाखा। किसकी? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश एवं गतिमान आवेश के बारे में, स्थिर आवेश एवं गतिमान आवेश के बारे में अध्ययन किया जाता है, विद्युतिकी कहलाती है। अगला क्या बताए थे? प्रकाशिकी। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश के बारे में, उसके गुणों के बारे में, उसकी घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, प्रकाशिकी कहलाती है। ठीक है। परमाणु के बारे में अध्ययन करेंगे तो परमाणुवीय भौतिकी, और नाभिक के बारे में अध्ययन करेंगे तो नाभिकीय भौतिकी। 8 क्षेत्र हो गए। 4 पढ़ेंगे 11 में, 4 पढ़ेंगे 12 में। फिर से नाम, काम, परिभाषा। पहला यांत्रिकी। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें यंत्रों के बारे में अध्ययन किया जाता है, यांत्रिकी कहलाती है। दूसरा द्रव स्थितिकी व द्रव गतिकी। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर द्रव एवं गतिमान द्रव के बारे में अध्ययन किया जाता है, द्रव स्थितिकी व द्रव गतिकी कहलाती है। तीसरा ऊष्मागतिकी। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊष्मा के बारे में अध्ययन किया जाता है, ऊष्मागतिकी कहलाती है। और तरंगिकी। चौथा भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें तरंगों के बारे में अध्ययन किया जाता है, तरंगिकी कहलाती है। यांत्रिकी, द्रव स्थितिकी व द्रव गतिकी, ऊष्मागतिकी, तरंगिकी। 11 कंप्लीट। 12 का क्या है? 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। विद्युतिकी। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश एवं गतिमान आवेश के बारे में अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश एवं गतिमान आवेश के बारे में अध्ययन किया जाता है, विद्युतिकी कहलाती है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश के बारे में अध्ययन किया जाता है, प्रकाश भौतिकी अथवा प्रकाशिकी कहलाती है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें परमाणु के बारे में अध्ययन किया जाता है, परमाणु भौतिकी कहलाती है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें नाभिक के बारे में अध्ययन किया जाता है, नाभिकीय भौतिकी कहलाती है। यंत्र के बारे में यांत्रिकी। द्रव के बारे में द्रव स्थितिकी व द्रव गतिकी। ऊष्मा के बारे में ऊष्मागतिकी। तरंग के बारे में तरंगिकी। आवेश के बारे में स्थिर अथवा गतिमान, विद्युतिकी। प्रकाश के बारे में प्रकाशिकी। परमाणु के बारे में परमाणु भौतिकी। नाभिक के बारे में नाभिकीय भौतिकी। अब याद हो जाएगा। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? है ना? अभी तो ध्यान में आ गया। 11 में 4 है, 12 में 4 है।
11 में विस्तृत चर्चा है, 12 में भी विस्तृत चर्चा उन चारों पर है। ठीक है, अब आगे क्या पढ़ना? भौतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक, उनके नियम, उनकी खोजें। ठीक है ना, ये अगला टॉपिक। तो ध्यान रखिएगा, पहला पॉइंट, सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक है न्यूटन। सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक न्यूटन है। न्यूटन को भौतिक विज्ञान का पिता माना जाता है। क्यों? क्या न्यूटन ही सबसे पहले भौतिक विज्ञान के बारे में बताया था क्या? नहीं। तो फिर न्यूटन की खोजें विस्तृत, व्यापक है। न्यूटन ने गति के नियम दिए हैं, न्यूटन ने बल के बारे में कुछ बताया है, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया है, न्यूटन ने प्रकाश में कुछ बताया है, न्यूटन ने ध्वनि तरंगों के बारे में कुछ कहा है, न्यूटन गणित के बारे में भी कुछ बातें कहता है। तो भौतिक विज्ञान में सर्वाधिक कार्य करने के कारण, सर्वाधिक प्रभावी कार्य करने के कारण न्यूटन को भौतिक विज्ञान का जनक माना जाता है। किस लिए हम याद करते हैं उन्हें? मुख्य रूप से तो मुख्य रूप से तो उनकी जो खोज है, जो उनका नियम है, गुरुत्वाकर्षण का नियम। पहला वैज्ञानिक कौन? न्यूटन। खास बात, यह भौतिक विज्ञान का जनक माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण खोज गुरुत्वाकर्षण का नियम। दूसरा वैज्ञानिक आइंस्टीन, नाम आया था। कौन कौन सी खोजें किया? दो खोज मुख्य हैं, दो खोजें आप ध्यान रखेंगे। एक है सापेक्षता का सिद्धांत और दूसरा है प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो एक वैज्ञानिक हो गया न्यूटन, दूसरा है आइंस्टीन। आइंस्टीन के बारे में मैंने बताया आपको कि वह दो बातों के लिए जाना जाता है, एक सापेक्षता का सिद्धांत और एक प्रकाश विद्युत प्रभाव। एक खास बात मैं बता दूं कि आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में बताने के लिए, इसके बारे में, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है यह प्रभाव? कि प्रकाश पड़ता है, विद्युत उत्पन्न होता है। सौर सेल सुना है? सौर सेल में क्या होता है? जो सोलर पैनल लगा रहता है, सूर्य की ऊष्मा लेता है, बिजली बनाता है। तो प्रकाश के कारण विद्युत का उत्पन्न होना कहलाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। किसने इसके बारे में पहले बताया? आइंस्टीन ने। और आइंस्टीन को इस बात के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ध्यान रहेगी बात, ठीक है ना? दो बातें। तीसरा वैज्ञानिक कौन? महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पे चर्चा कर रहे हैं। तीसरा वैज्ञानिक है बर्नौली। बर्नौली क्यों महत्वपूर्ण है? उसने क्या दिया था? द्रवों के प्रवाह के बारे में। द्रव के प्रवाह के समय उसमें कौन कौन सी ऊर्जा होती है, यह बताने वाला बर्नौली। एक महत्वपूर्ण समीकरण भी उसने दिया था, उसे बर्नौली समीकरण कहते हैं। तो बर्नौली तीसरा है। उसकी खोज क्या है? द्रवों का प्रवाह। चौथा वैज्ञानिक मैक्स प्लांक। प्लांक का क्या है? प्लांक का है क्वांटम सिद्धांत। सभी ने कहा था कि ऊर्जा सतत रूप से चलती है। प्लांक ने कहा ऊर्जा का जो संचरण होता है, ऊर्जा का जो आदान प्रदान होता है, वह लगातार नहीं होता है, बल्कि छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है, जिसे क्वांटा कहते हैं। और इसीलिए प्लांक के सिद्धांत को क्वांटम सिद्धांत कहा गया। क्वांटम माने क्या? क्वांटा माने पैकेट। किसका पैकेट? ऊर्जा का। तो ऊर्जा का सबसे छोटा पैकेट कहलाता है क्वांटा। तो चौथा वैज्ञानिक हुआ प्लांक और उसका सिद्धांत है क्वांटम सिद्धांत। पांचवा वैज्ञानिक कौन? पांचवा महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हमारे कोर्स के हिसाब से कूलाम है। कूलाम किस लिए?
वह आवेशों के बीच कितना बल लगेगा। दो आवेश हों तो उन आवेशों के बीच कितना बल लगेगा, इसके बारे में बताने वाला सबसे पहला वैज्ञानिक है कूलाम। ठीक है ना। तो कूलाम को किस लिए जानते हैं? आवेशों के बीच लगने वाले बल का प्रतिपादन करने के लिए। अगला वैज्ञानिक कौन? फैराडे। फैराडे ने क्या दिया था? कक्षा 10 में चर्चा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। तो चुंबक के द्वारा बिजली उत्पन्न कर दी जाए, ये बताने वाला। जैसे जनरेटर क्या करता है? जनरेटर में कुछ पेट्रोल डीजल डाल देते हैं, चलाते हैं, बिजली पैदा करता है। तो चुंबकत्व के गुण से विद्युत पैदा की जा सकती है। इस नियम को कहा गया विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। चुंबक के द्वारा विद्युत पैदा की जा सकती है, इस नियम को कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। कौन दिया था? फैराडे दिया था। और कौन? अपने देश में जगदीश चंद्र बसु। किस लिए जाना जाता है? आप शायद यह जानते हो, पौधों में जीवन है, यह बात बताने के लिए हम जगदीश चंद्र बसु को जानते मानते हैं। लेकिन एक बात और है, जो बिना तार, वायरलेस जिसको कहते हैं, जैसे हम लोग बिना तार के अपना संदेश पहुंचाते हैं। मोबाइल से क्या करते हैं? मोबाइल में आपके और दूसरे के मोबाइल में जिससे बात कर रहे हैं, क्या दोनों के बीच में तार लगी है? तार नहीं लगी है, लेकिन हम संदेश पहुंचा रहे हैं। मैं यहाँ बोल रहा हूँ, तार से सीधे कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी बात सुन रहा है। इसे कहते हैं बेतार, बिना तार के। तार माने संदेश, बेतार का तार। इसकी खोज के लिए जगदीश चंद्र बसु को माना जाता है। श्रेय क्यों नहीं दिया जाता? क्यों? क्योंकि इसी संदर्भ में इसी तरीके का एक प्रयोग मार्कोनी भी कर रहा था। तो मार्कोनी और जगदीश चंद्र बसु को बेतार के तार की खोज के लिए जाना जाता है। तो अगला वैज्ञानिक कौन? अपने देश में इस प्रकार की उपलब्धियों को धारण करने वाले एक और वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा के बारे में कक्षा 6 में पहले बताया जाता है। किस रूप में वहाँ उन्हें बताया जाता है? उन्हें कहा जाता है कि वह परमाणु विज्ञान के क्षेत्र में, परमाणु विज्ञान के क्षेत्र में भारत को आगे ले जाने वाले वैज्ञानिकों में से एक थे। भारत जितने भी परमाणु भौतिकी के कार्य करता है, वह उन्हीं के निर्देशन में बनाए गए अनुसंधान केंद्रों पर करता है। विश्व को इनको याद रखने की क्या जरूरत है? विश्व के लिए इनकी देन क्या है? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने कॉस्मिक किरणों का अध्ययन किया था, और यही भौतिक के क्षेत्र में इनकी विश्व को देन है। कॉस्मिक किरणों की खोज का श्रेय डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को जाता है। और वैज्ञानिकों में नील्स बोर का नाम आता है। परमाणु की संरचना कैसे होती है, परमाणु कैसा दिखता है,
उसके बारे में व्यवस्थित विचार प्रस्तुत करने का श्रेय नील्स बोर को जाता है। ढेर सारे वैज्ञानिक अभी पढ़े हुए हैं। मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिवता के बारे में अपनी जान न्यौछावर कर दी। मैडम क्यूरी रेडियो एक्टिवता, विल्हेम रोंटगेन एक्सरे, आज एक्सरे का कितना व्यापक रूप में चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग हो रहा है आप परिचित ही हैं। एक्सरे के कारण ही हम शरीर के अंदर की बीमारियों को, व्याधियों को पकड़ पाते हैं और इसी कारण उनका इलाज कर पाते हैं। उसका श्रेय विल्हेम रोंटगेन को जाता है। इस प्रकार के वैज्ञानिकों की एक लंबी फहरिस्त है जिनका वर्णन करने पर सबके नाम से एक अलग अलग किताब लिखी जा सकती है, लिखी जा चुकी है। मैंने कुछ वैज्ञानिकों से आपको परिचित करा दिया। अब हम लोग आते हैं भौतिक विज्ञान के कुछ मूल नियमों की ओर। मैं नियमों के नाम से आपको अवगत करा दूंगा, परिभाषा बता दे रहा हूं, लेकिन अगले वीडियो में इन परिभाषाओं को व्यवस्थित रूप से लिखाने का प्रयास करूंगा। अभी बता सकता हूं, वीडियो में आगे आने वाले वीडियोस में मैं उन्हें लिखा सकता हूं, लेकिन जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा आप बहुत ही गहराई से उनको समझ भी पाएंगे। वो नियम किसके किसके बारे में है, ध्यान से सुनिएगा। पहला नियम रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। पहला नियम किसका है? रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। अब रेखीय संवेग क्या है, संरक्षण शब्द से क्या मतलब है, कब संवेग संरक्षित रहता है, इसके बारे में केवल बताया जा सकता है, लिखाया जा सकता है जब उपयोग होगा, जब इन शब्दों से, संवेग संरक्षण शब्दों से आप परिचित हो जाएंगे, तभी इनके बारे में आप गहराई से समझ पाएंगे, अभी जान पाएंगे। तो पहला नियम क्या है? रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। दूसरा नियम कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। पहला क्या? रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। दूसरा क्या? कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। तीसरा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। चौथा ऊर्जा संरक्षण का नियम। पांचवा आवेश संरक्षण का नियम। ये 5 नियम हैं। क्या क्या? नाम ध्यान रखिए बस। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम। 5 नियम है। ध्यान रहेगा? ध्यान रहेगी बात? मान लेता हूं। तो ये भौतिक जगत इन्हीं सब बातों को समेटे हुए है। कोई न्यूमेरिकल नहीं आने वाला, कोई सवाल नहीं बनती इस चैप्टर में, बस जानकारी बनती है, समझ विकसित होती है। भौतिक विज्ञान क्या है, हमको क्या पढ़ना है, इसके बारे में समझ विकसित करने के लिए यह चैप्टर बनाया गया है। अब यह छोटी छोटी किताबों में आ जाने वाला विज्ञान नहीं, यह बड़ी मोटी किताबों में समाहित विज्ञान है, जिसके हर शब्द आपके लिए एक शब्दावली है, एक विशेष व्याख्या रखते हैं, एक विशेष महत्व रखते हैं। धीरे धीरे आप इन शब्दों से परिचित होने वाले हैं। तो यह भौतिक जगत का चैप्टर अपने गर्भ में क्या क्या छिपाए हुए हैं, मैं एक बार पुनः आपको ध्यान दिला दूं, जिससे आप अपने दिमाग को परिभाषाओं से रिकनेक्ट कर सकें। पहला क्या? पहला भौतिक विज्ञान है क्या? क्या करते हैं भौतिक विज्ञान में? प्रकृति में हो रही घटनाओं, उनके कारणों एवं प्रभावों का अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाती है। जो कुछ भी हमें दृष्टिगोचर होता है अथवा इंद्रियों द्वारा अनुभूत होता है, भौतिक जगत कहलाता है। तो पहली परिभाषा भौतिक विज्ञान, दूसरी परिभाषा भौतिक जगत, तीसरा भौतिक जगत के तत्व
कितने तत्व? 2 तत्व, द्रव्य ऊर्जा। जो स्थान घेरे द्रव्य, जो स्थान न घेरे ऊर्जा। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण 5वां, E बराबर mc²। द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है, ऐसा कथन है आइंस्टीन का। क्या कथन है? द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। ठीक है, उन्होंने इस संबंध को, इस तथ्य को एक समीकरण द्वारा व्यक्त किया जिसे द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहते हैं। और वो समीकरण क्या है? E बराबर mc²। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र कितने हैं? भौतिक विज्ञान के कुल महत्वपूर्ण 8 क्षेत्र हैं। 4 क्षेत्र 11 में पढ़ने हैं और 4 ही क्षेत्र 12। कौन कौन से थे वो 8? यांत्रिकी, द्रव स्थितिकी व द्रवगत की, ऊष्मागत की, तरंग की, ये 4 11 के। और 12 वाले विद्युत की, प्रकाश की, परमाणु भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी। तो भौतिकी के क्षेत्र, भौतिकी के महत्वपूर्ण वैज्ञानिक है ना, न्यूटन, आइंस्टीन, नील्स बोर, होमी जहांगीर भाभा, चंद्रशेखर वेंकट रमन, जगदीश चंद्र बसु, बहुत सारे नाम आए हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और भौतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण नियम, 5 नियम। कौन कौन से 5 नियम थे? संवेग संरक्षण नियम, रेखीय संवेग संरक्षण नियम, कोणीय संवेग संरक्षण नियम, द्रव्यमान संरक्षण नियम, ऊर्जा संरक्षण नियम और आवेश संरक्षण नियम। ठीक है, मैं हेडिंग बता दे रहा हूँ फिर से। भौतिक विज्ञान, भौतिक जगत के तत्व, द्रव्य, ऊर्जा, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र जो 8 हैं, भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण वैज्ञानिक, भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण नियम, कुल 9 टॉपिक हैं। ठीक है ना? भौतिक विज्ञान, भौतिक जगत के तत्व, द्रव्य, ऊर्जा, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र, भौतिक विज्ञान के अग्रणी वैज्ञानिक एवं उनकी खोजें, भौतिक विज्ञान के मूल नियम। एक और भी टॉपिक है जो 10वां है, भौतिक विज्ञान में कुछ महत्वपूर्ण बल, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, चुंबकीय बल, है ना? ये कुछ विशेष प्रकार के बल हैं जो आपको पढ़ने होते हैं। ठीक है, मैं अपनी बात को इन्हीं सब बातों के साथ विराम देता हूँ। आप सभी बहुत ही मेहनत से अपने आप को भौतिक विज्ञान के लिए तैयार कर लीजिए। अब केवल बातों से काम नहीं चलेगा, भौतिक जगत के बारे में हम लोग लिखेंगे, उसे समझेंगे और इसी के साथ अब हमारे भौतिक विज्ञान के ऐसे चैप्टर भी शुरू होंगे जिसमें न्यूमेरिकल है, जिसमें प्रश्न भी उठेंगे, सवालें भी हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए जितना बताया है उसको व्यवस्थित ढंग से समझते हुए, किताब से पढ़ते हुए, अब एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले छात्र के रूप में अगले वीडियो में हमसे मिलिए। इसी आशा अपेक्षा के साथ अपनी वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।